नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही दिशा में सही मायने में कर रहे होंगे। और बता दूं कि झारखंड सरकार लगातार जो है वैकेंसी निकाल रही है, तो जो भी स्टूडेंट झारखंड से बिलोंग करते हैं वो सब अपना प्रिपरेशन को एक सही दिशा दें ताकि आप अपना जो है एक सीट पक्का कर सको। तो चलिए आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कई राज्यों में जो है ओमिक्रॉन फैल चुका है। लगभग 22 से 23 राज्यों में जो है ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले चुका है। लगभग 500 से अधिक ओमिक्रॉन की संख्या हो चुकी है, जो कि चिंताजनक है। और बता दूं कि एक नया साल आ रहा है तो भीड़ ज़्यादा होंगे, तो भीड़ भड़का से बचने के लिए आपको जो ज़रूरत है ताकि इससे बचा जा सके और ओमिक्रॉन को रोका जा सके। अन्यथा जो है इस बार भी लॉकडाउन की संभावना बन सकती है, अन्यथा आप यदि नहीं चाहते तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मैं देने वाला हूँ, देश दुनिया से जुड़ी भी, साथ ही साथ करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल भी। तो चलिए फटाफट जो भी कैंडिडेट नए हैं और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नहीं तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का क्या है इंपॉर्टेंट क्लास में। सबसे पहले बता दूं कि रंगभेद संघर्ष के प्रतीक नोबेल विजेता डेसमंड टुडू का निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्ष के प्रतीक और ग्लोबल शांति पुरस्कार विजेता तथा गांधी पुरस्कार से अलंकृत आर्च बिशप डेसमंड टुडू का केपटाउन में निधन हो गया। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1931 को हुआ। वह 90 वर्ष के थे। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, ने कहा कि डेसमंड टुडू की मौत दक्षिण अफ्रीका के शानदार लोगों की एक पूरी पीढ़ी के प्रति शोक का एक और अध्याय है। वह एक प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक नेता है, रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकार के वैश्विक प्रचारक। दक्षिण अफ्रीका के अंतरात्मा कहलाने वाले डेसमंड टुडू उस दौर में देश की मुख्य आवाज थे। 1984 से 1991 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक गोरे लोगों को शासन किया। तब नेल्सन मंडेला के साथ नस्ल भेद को जो है खत्म करने के लिए उन्होंने जो है अपना रखा। तो ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो है दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की दलाई लामा के साथ साथ। तो बता दूं दक्षिण अफ्रीका में एक बहादुर पीढ़ी का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है जताया शोक। रंगभेद खत्म करने के लिए 1984 में मिली थी उन्हें नोबेल पुरस्कार। तो काफी बड़ा सवाल इसमें बन सकता है। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ने 1950 के दशक में टुटू और मंडेला के संबंधों को याद किया। टुटू और मंडेला ने 11 फरवरी 1990 को एक राजनीतिक कैदी के रूप में 70 साल बाद मंडेला की रिहाई के बाद ही दोनों दोबारा मिले। तो रंगभेद व्यवस्था खत्म करने में डेसमंड टुडू के जो है संघर्ष को देखते हुए उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1970 के दशक में एक युवा पादरी के तौर पर वह दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के प्रखर आलोचकों में से एक थे। 1980 के दशक में मध्य में जब दक्षिण अफ्रीका में असंख्यक गोरे शासन कर रहे थे, उस दौरान टुटू उनके खिलाफ छोटे शहरों में जाकर प्रचार करते और उनकी नीतियों का विरोध करते थे। 1986 में डेसमंड टुटू कैप्टन के आरक्षिप बने। उसके बाद वह ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के अध्यक्ष बने। कमीशन में रंगभेद सरकार के अपराधों की जांच की थी। नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार जो है चैंपियन बनी। तमिलनाडु की विजेडी प्रणाली से 11 रन से हराकर पहली बार खिताब को अपने नाम किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 57वीं बैठक में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड में 1,60,000 घरों के निर्माण को लेकर परियोजनाओं के प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी है। इसी मिशन से के तहत मैं बता दूं कि स्वीकृत घरों की कुल संख्या जो है अब 1,14,00,000 हो गई है तथा लगभग 7,52,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जिसमें 1,85,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता है और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट और जो भी संस्था है वो मिलकर के काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ी जो है गरीबों के लिए एक आवास योजना प्रोवाइड करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है यदि पूरा वर्ष समय पर काम हो जाता है और जितने भी गरीब हैं जिनको आवास की ज़रूरत है उनको मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मूल के नारेंद्रन जोड़ी कोलाप्पन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च नागरिक न्यायिक पीठ संवैधानिक अदालत में नियुक्त किया गया है। 64 वर्षीय कोलाप्पन 1 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सवीरन दत्ता बीसीसीएल के नए सीएमडी बनाए गए। दत्ता को 31 अगस्त 2025 तक बीसीसीएल के सीएमडी बने रहने का निर्देश दिया गया है।
मैन बुकर प्राइज से सम्मानित न्यूजीलैंड की लेखिका कैरी हुल्मे, जो कि 74 साल की थी, उनका निधन हो गया। लेखिका की ऋषि 84 में आए उपन्यास 1984 में आए उपन्यास द बोन पीपल को मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्होंने इसे लगभग 20 साल में लिखा था। तो काफ़ी प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक थी वो, दक्षिण अफ्रीका की, सॉरी न्यूजीलैंड की। तो इनका निधन हो गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि इनका बुक का नाम क्या था और उनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट जानकारियां हासिल करते हैं। तो चलिए बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 के ग्रुप बी में शामिल बिहार का स्थान भले ही छठवां हो, लेकिन राज्य में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यायिक व जन सुरक्षा में सुधार जैसे मानकों पर बेहतरीन प्रगति की है। नतीजा है कि राज्य का इंक्रीमेंटल चेंज 5% दर्ज किया गया। इस श्रेणी में राज्य में बिहार सहित छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। शीर्ष पर मध्य प्रदेश से, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश के आंकड़ों में लगभग 2.263 अंक की मामूली फासला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार अपने ग्रुप में टॉप पर है। कृषि, उद्योग, समाज कल्याण सरीखे कुछ मोर्चों के कारण राज्य की रैंकिंग फिसली है। केंद्र ने यह रैंकिंग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटकर की है। ग्रुप ए में 10, ग्रुप बी में 8 राज्य हैं, जबकि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अलग श्रेणी है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को भी जो अच्छी रैंकिंग मिली है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस आधार पर दिया जाता है, एग्रीकल्चर पे है, सोशल वेलफेयर पे है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी दिया गया है, पब्लिक हेल्थ पे भी दिया जाता है। तो 10 मानकों पर इंडेक्स ग्रुप बी के 8 राज्यों में बिहार है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ और मानव संसाधन विकास, इसी में जो है बिहार काफ़ी प्रसिद्ध है हुआ है। और इसमें जो है गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी जो है काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी अच्छी रैंकिंग जो है उसको मिला है। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार जो है टॉप पर है। बिजली का कनेक्शन देने और बिजली की मांग पूरी करने में भी जो है 100% उपलब्धि हासिल की है। इस मामले में 7वें पायदान पर यूपी तो 8वें पर राजस्थान है। तो बता दें कि मानव संसाधन विकास की बात की जाए तो यानी एजुकेशन की, तो बिहार इस मानक पर तीसरा स्थान पर है। इस क्षेत्र के सभी 7 मानकों पर काफी सुधार हुआ है। ग्रुप बी के राज्यों में शीर्ष पर शुमार मध्य प्रदेश इस मोर्चे पर सबसे नीचे है। पब्लिक हेल्थ में भी जो है काफी अच्छी बड़ी चुनौती हुई है, देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया में हमारी क्या स्थिति है ये जानते हैं ये रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि भारत का 71वां स्थान मिला है। भारत को 113 देशों के सूचकांक में 71वें स्थान पर रखा गया है। भारत को कुल स्कोर जो है 57.21 अंक है, सॉरी 2 अंक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिए, इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात की जाए तो भारत का 46वां स्थान है। 2021 में 2 पायदान ऊपर आ गया है ये, तथा इसकी रैंकिंग 46वें स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात की जाए तो 40वां स्थान पर है। 43 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा से संबंधित 50 संकेतों में से 100 में से जो है भारत को लगभग 38.4 अंक स्कोर प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 33वां स्थान है, जो कि 54 देशों में है। और बात की जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो 142वां स्थान है। विश्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक में जो है 101वां स्थान है 116 देशों में। तो फिसल कर जो है भारत में काफ़ी जो है स्थिति खराब हुई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जो है भारत पीछे है। नेक्स्ट चलते हैं, नई मर्सिडीज की बात की जाए तो पीएम को मिली नई मर्सिडीज, बम और धमाके रहेंगे बेअसर। मर्सिडीज मेबैक S650 जो पीएम को मिल चुका है, इसकी कीमत जो है 12 करोड़ है। गैस अटैक की स्थिति में भी रहेगा सुरक्षित। 15 किलो TNT विस्फोट से भी असर रहेगा। फ्लैट टायरों पर भी चल सकता है। कार के टैंक गोली छेद को कर सकती है सील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक और शानदार बुलेट प्रूफ कार शामिल हो गया है। पीएम को जो है मर्सिडीज बेंज S650 की सवारी कर रहे हैं, जिसे रेंज रोवर वॉग और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है। इस कार पर 2 मीटर की दूरी पर अगर 15 किलो TNT से हमला किया जाता है ये जाए तो उसका असर नहीं होता। इस कार के शीशे और बॉडी इतने मजबूत हैं कि उसे AK-47 राइफल की गोलियां का भी असर नहीं होता है। तो नया मिल गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। गाड़ी से जुड़ा हुआ मर्सिडीज मिली है
हमारे पीएम को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर कुछ आगे बढ़ते हैं। तो सिंगापुर की तर्ज पर मुंबई में ट्री वॉक बनेगा, लोगों को पेड़ों पर चलने का एहसास होगा। बीएमसी मुंबई इस योजना पर काम कर रही है। हर 150 मीटर पर बैठने का इंतजाम होगा। इस प्रोजेक्ट पर बीएमसी लगभग 17-18 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 750 मीटर लंबा, 1.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर पर बैठने का इंतजाम होगा। ट्री वॉक पर पारदर्शी शीशा नागरिकों को पेड़ों पर चलने का एहसास कराएगा। आखिरी सवाल जो कि मैंने चित्रों के माध्यम से बताया कि पेटा ने आलिया भट्ट को जो है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2021। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि पेटा ने किसे चुना है, तो आलिया भट्ट को चुना है। तो इसमें जो है ईयर ऑफ पुरस्कार में आप देखोगे तो अनुष्का शर्मा भी आई है और भी ऐसे जो है जिनको मिला है पिछले पूर्व में। तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक क्लास है, तो करंट अफेयर्स को मैंने आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश की। तो चलिए और भी आगे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे आपको रूबरू होनी है और अंत तक वीडियो देखनी है ताकि आपको इसका नोट्स तैयार कर सको या इसका रिवीजन कर सको या आप इसका लाभ उठा सको। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवालों से आपको रूबरू होना है। तो इनोवेशन स्टार्टअप के पैमाने पर प्रशिक्षण संस्थान, जो कि नया एक रिपोर्ट निकल कर आई है। देश के शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन स्टार्टअप बुलंदी पर है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इन्हीं 2 पैमाने पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 जारी की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में टॉप 10 में 7 आईआईटी हैं। मद्रास आईआईटी, मुंबई, दिल्ली लगातार तीसरे साल टॉप में रहे हैं, टॉप 3 में रहे हैं, जबकि 2020 में 674 अंक के मुकाबले 2021 में 5 गुना ज़्यादा लगभग 3551 संस्थान दौड़ में थे। राज्य विश्वविद्यालय में पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। 7 पैमाने पर तय हुई रैंकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिए। शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन व स्टार्टअप को बढ़ावा, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, इससे जुड़े कोर्स, कैंपस से निकली सफल इनोवेशन व स्टार्टअप, निवेश, रिसर्च और तकनीकी स्थानांतरण के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। तो ये अटल जो है रैंकिंग इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट में, जिसमें से जो है लगातार पहले स्थान पे कौन है, तो आईआईटी मद्रास, उसके आईआईटी मुंबई, उसके आईआईटी दिल्ली, लगातार जो है तीसरे स्थान पे जो है टॉप 3 में ये रहा है। नेक्स्ट चलते हैं टॉप 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 आईआईटी की रैंकिंग आप देख सकते हो। मद्रास 2020 में भी, 2021 में भी फर्स्ट में था, उसके आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, उसके बाद जो है आईआईटी कानपुर की रैंकिंग में जो है सुधार आया है। उसी तरह से आईआईटी रुड़की में भी और उसी तरह से आईआईसी बेंगलुरु की जो स्थिति खराब हुई है, हैदराबाद की भी खराब हुई है, खड़गपुर की भी, कालीकट की भी और एमएनआईटी प्रयागराज को जो है पहली बार टॉप 10 में शामिल किया गया है। निजी संस्थानों में उड़ीसा का कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है लगातार दूसरे साल नंबर 1 रहा है। निजी संस्थानों की श्रेणी में कलिंगा जो है लगातार सर्वश्रेष्ठ अंक जो है आंका गया है, जबकि पहली रैंकिंग में वह दूसरे पायदान पर था। कॉलेज श्रेणी में पुणे का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अव्वल रहा है। पिछली रैंकिंग में तेलंगाना का एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज पहले स्थान पर रहा। इस बार 2 श्रेणियों में जोड़ी गई है। नॉन टेक्निकल श्रेणी में गुजरात का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पहले नंबर पर रहा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इग्नू सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। इससे पहले 2019 और 2020 में अटल रैंकिंग जारी की गई थी। तो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सवाल जो है मैंने आपको बताया और बहुत बढ़िया जानकारी दी ताकि आप इसका लाभ उठा सको। मैं बता दूं कि जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी हाल में सीटेट खत्म हुआ है 2 दिन पहले ही, फिर आने वाले समय में इससे सवाल जुड़े मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 770 अरब डॉलर करीब 58 खरब रुपए के विशाल रक्षा बजट को पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे अमेरिका कांग्रेस में मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट एनडीए को मिली मंजूरी में सन ऑफ शेरों का जो है 2.7% मतलब सैन्य अफसरों का, सैन्य अफसर लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, सैन्य अफसरों का जो है 2.7% वेतन बढ़ाया जाना भी शामिल है। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने पिछली ट्रंप सरकार से भी ज्यादा लगभग 740 अरब डॉलर रक्षा बजट को मंजूर किया है ज्यादा। बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस में बयान दिया कि इस अधिनियम से अमेरिकी सैन्य अफसरों और उनके स्वजनों को इस बजट से अमेरिकी रक्षा सहयोग हासिल होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आज से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। तो चलिए इसी तरह से ज्वाइन कीजिए मेरे क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में और रेगुलर वे में, ताकि आप अपना इसका लाभ उठा सको। बिल्कुल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ और यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट कैंडिडेट है वो भी जुड़ सकते हैं मेरे क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच अगेन टू ऑल for watching
एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद फिर से। चलिए नई जानकारियों के साथ मैं फिर से एक बार आपसे मिलने वाला आऊँगा। तो धन्यवाद, सब सबा खैर।